जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा बुद्धिस्ट एक्सकवेशन साइट्स के लिए, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसी साइट्स को बहुत पहले खोदना शुरू किया था। वैसे तो ये साइट्स को 1950 में ही खोदना शुरू किया था, लेकिन इसके धीरे धीरे इसका जो एक्नॉलेजमेंट है, इस बात को, इसका जो व्यक्तिगत आइडेंटिटी है, इसको लेकर कई सालों से हमको डिले देखने को मिला था। बट हाल ही में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये निकल कर आई थी कि यूनेस्को ने इनको एक्नॉलेज करने का फैसला किया था। और ये तीनों साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के अंदर है रत्नगिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी। तो बात करते हैं ऐसे ही इस रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग। नाउ, अभी न्यूज़ में हमने देखा था कि हिल्स ऑफ ज्वेल, ये उड़ीसा के अंदर कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जिनको हिल्स ऑफ ज्वेल्स कहते हैं। इन इंडियाज उड़ीसा रिवील्स 3 कोलोसल बुद्धा हेड। गौतम बुद्ध के सर की या धड़ की जो प्रतिमाएं हैं, ऐसी 3 इंपॉर्टेंट प्रतिमाएं मिली है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश देती है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट जो सिविलाइजेशन थी या बुद्धिस्ट जो टाइम पीरियड था, उसको बहुत इंपॉर्टेंस ये जगह रखता है। उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस एरिया में रहती है। ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नगिरी। एक न्यूज और ये थी, रत्नगिरी डिग थ्रोज अप मोर सरप्राइज ऑन बुद्धिस्ट हेरिटेज, राइट। चलिए, नाउ अगर आप ज्योग्राफिकल लेवल पर देखें, मैप के आधार पर देखें, तो इंडिया के अंदर ये जो लोकेशन है, यहाँ पर उड़ीसा वाली लोकेशन है, हालांकि थोड़ा सा मध्य प्रदेश से भी जुड़ता है। वैसे ही अगर इसको थोड़ा सा अगर हम और जूम इन करके बात करें, तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, जो कि उदयगिरी, ललितगिरी और रत्नगिरी, इन 3 एरियाज के अंदर, उदयगिरी, ललितगिरी और रत्नगिरी, इन 3 एरियाज के बीच में जो जिसे ट्रायंगल के आधार पर इसको जोड़ा गया है, इसे कहते हैं डायमंड ट्रायंगल। डायमंड ट्रायंगल। अब इसे डायमंड कहने का कोई खास दूसरा रीजन नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये जो एरिया है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। जिस तरह से किसी हीरे की जो महत्व होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसी वैल्यू के तर्ज पर इसको मेटाफोरिकली तोला गया है, इसलिए इसको डायमंड ट्रायंगल बोलते हैं। और ट्रायंगल का सीधा संबंध है उदयगिरी, ललितगिरी और रत्नगिरी से, राइट। चलिए, एंड दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पिक्चर्स। यहाँ पे लिखा गया है रत्नगिरी, उदयगिरी एंड ये ललितगिरी, राइट। और भी फोटोज हैं यहाँ पर। दीज आर द फोटोज ओवर हियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देखिए फोटोज, इसमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये जो एरिया है, जो पूरा रीजन था, यहाँ पर जो बुद्धिज्म, जो भी एक्सकवेशन हमको देखने को मिला है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रशासनिक लेवल पर यहाँ पे काम होते थे। आर्थिक लेवल पर ये सभ्यता बहुत ज्यादा फुलफिलिंग थी। उसके बाद कल्चरल, इकोलॉजिकल, सोशल, हर एस्पेक्ट के अंदर ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो पूरी तरह से बुद्धिज्म का जो यहाँ पर महत्व है, ये बहुत ही ज्यादा गहरा था। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी बोला है कि ये जो साइट है, एक्सकेवेशन साइट्स हैं, इनकी तुलना कुछ एक्सपर्ट्स ने नालंदा के साथ भी करी है। नालंदा में जिस तरह की यहाँ पर पूरी पढ़ाई हुआ करती थी बुद्धिज्म में, कई तरह के स्कॉलर्स यहाँ पढ़ते थे, दुनिया का जो केंद्र था, वर्ल्ड का जो सेंटर ऑफ एजुकेशन था, यहाँ पर भी इस बारे में ऐसे कुछ इसकी तुलना की गई है। यहाँ पे एक आर्टिकल था जिसमें यह बताया गया है कि चाइना के जो बहुत ही फेमस ट्रेवलर थे जिंग जुआंग, वो भी यहाँ पर आए थे और इन्होंने भी यहाँ पर काफी समय तक यहाँ पे रहे। इन्होंने यहाँ से जहां से जो कुछ सीखा वो वापस वो चाइना ले गए। कुछ ऐसी स्क्रिप्ट थी जो वो चाइना ले जाकर उनको चाइनीज के अंदर ट्रांसलेट करवाया, और वही स्क्रिप्ट के आधार पर पूरी चाइनीज सभ्यता भी फली फूली है। दूसरी बात यहाँ पे देखने को ये मिलती है कि नालंदा से जैसे इसकी कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, राइट। नाउ, ये एक इस लेवल की स्थिति थी, इस लेवल का ये पूरा रीजन था उदयगिरी वाला, जिसके अंदर हमने देखा कि तकरीबन 2000 स्कॉलर्स, मंक्स यहाँ पर पढ़कर जा चुके थे। 22 कंट्री से यहाँ पर लोग आते थे, यहाँ से पढ़ के जाते थे। तो किसी भी हालात में ये जो पूरा एरिया था, ये नालंदा से या फिर बाकी जो तक्षशिला, इस तरह के जो एजुकेशनल हब थे भारत के, एंशंट इंडिया के जो एजुकेशनल हब थे, उनसे कहीं भी पीछे नहीं था। अब ये जो एरिया था, ये हमने कभी हमारे एनसीईआरटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ज्यादा पढ़ा नहीं है, राइट। हमने बस एक छोटा सा इनका मेंशन कहीं पढ़ा होगा किसी किताब के किसी कोने के अंदर। लेकिन इन एक्सकवेशन से ये साबित हो जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखते हैं इतिहास के अंदर। जब भी हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो विदाउट मेंशनिंग दीज इंपॉर्टेंट साइट्स, हम कभी भी बुद्धिज्म को पूरी तरह से समझा नहीं पाएंगे। ऑलराइट, चलिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि हम देख लेते हैं। द डायमंड ट्रायंगल, जो मैं आपको समझा चुका हूं पहले, रेफर्स टू 3 मेजर बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्सेस इन उड़ीसा, रत्नगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी। जस्ट अ सेकंड। अब यहाँ पे एक न्यूज ये भी है, उड़ियाना एज अ मेजर सेंटर ऑफ महायाना बुद्धिज्म। अब ये एरिया इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ पर हमने थेरावादा बुद्धिज्म, महायाना, हीनयाना, इस तरह के जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के, वो
सभी इसमें कंपाइल कर यहाँ पर हमको इसका अस्तित्व देखने को मिलता है। जैसे उडियाना इज अ मेजर सेंटर ऑफ महायाना बुद्धिज्म, और उडियाना शब्द से ही उड़ीसा शब्द का उत्पन्न हुआ है, उड़ीसा शब्द उसी से निकला है। तो ऐसा मान सकते हैं, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स ने, ऐसा एविडेंसेस ने बताया है। नाउ जजपुर डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जयपुर नहीं है, ये दिखने में कई बार जयपुर लगता है, बट दिस इज जजपुर। जजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उदयगिरी इन समटाइम्स, है ना, ये मेन ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाता है, कटक, विदिशा, डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। साइट्स अभी सारी साइट्स आपस में तकरीबन 10 से 5, 5 से 15 इतने जो किलोमीटर है उन्हीं में ही निकली हुई है। मतलब ये पूरी एक रीजनल एंगल था जिसमें हमने देखा है कि ट्रायंगल किस तरह से बन के आ रहा है। ये जो साइट्स हैं ये आपस में 10 से 15 किलोमीटर ही दूर है। टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो हिली रीजन विथ लो फॉरेस्ट कवर, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर काफी कम है, हिली रीजन है। अब देखिए, आप अगर इतिहास में जाकर जितने भी मंक्स जहां पर जाके अपना मेडिटेशन करते थे वो सभी लोग हिली रीजन में जाते थे, पहाड़ों में जाके अपना मेडिटेशन करते थे। और जितने भी जो बड़े बड़े एजुकेशनल हब्स थे वो सभी पहाड़ी क्षेत्र में देखे जाते थे। अगर हम एंशिएंट लेवल पर जाएं तो ब्राह्मणी नदी के आसपास ये है, एलिवेटेड हिल्स फेवर्ड मोनेस्टिक सेटलमेंट, कलिंगा कोस्ट, राइट, उड़ीसा जो कलिंग वाला रीजन आता है। आपने अशोका को जब आपने इतिहास में पढ़ा होगा तो उसमें कलिंगा का मेंशन बहुत स्पेशल तरीके से किया जाता है। कलिंग कोस्ट के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट मेंशन है, और उसका सीधा जो प्रभाव है वो कलिंग पर भी पड़ा है। और कलिंग में जो जिस तरह का युद्ध हुआ था, पूरी तरह से बुद्धिज्म को किस तरह से प्रमोट करता है, वो चीज भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑलराइट, नाउ बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, इसको टेंटेटिव बोलेंगे बिकॉज अभी तक ये हुआ नहीं है, इट इज जस्ट द एक्नॉलेजमेंट। ऐसा यूनेस्को चाह रहा है, कोशिश कर रहा है कि आने वाले वक्त में इस लिस्ट के अंदर इनको भी मेंशन किया जाएगा। सो एक टेंटेटिव है, ये एक नॉन परमानेंट लिस्ट है, बट इन फ्यूचर मे बी ये परमानेंट हो जाएगी और तब इस पर और ज्यादा आर्टिकल्स हमको देखने को मिलेंगे। अब यहां पे जैसे लिखा है, स्कूल्स रिप्रेजेंट थेरावादा, महायाना और वज्रयाना, है ना, वज्रयाना, महायाना, थेरावादा। यहां पर हीनयाना नहीं है, आई एम रियली सॉरी, थेरावादा, महायाना, वज्रयाना, ये 3 तरह के जो बुद्धिस्ट साइट्स, बुद्धिस्ट जो सेक्ट्स हैं, ये जो ब्रांचेस है बुद्धिज्म की, अलग अलग सेक्शंस हैं, ये सभी तरह का प्रोमलगेशन हमको यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पर तीनों ही तरह के बुद्धिज्म की स्टडी की जाती थी। ऑलराइट, एक छोटा सा मैप है जो कि किलोमीटर के हिसाब से बता रहा है कि रत्नागिरी से उदयगिरी कितना किलोमीटर दूर है और उसके बाद ललितगिरी कितना किलोमीटर दूर है। तो ये बेसिक सा ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है। ऑलराइट, अब जैसे अगर हम देखें क्रोनोलॉजिकल लेवल पे देखें, थोड़ा और डिटेल में जाएं तो उदयगिरी ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये मध्य प्रदेश में आता है। एज आई टोल्ड यू कि ये जो पूरा एरिया है ये मध्य प्रदेश से भी सटा हुआ है। ओके, तो इसका उदयगिरी बेसिकली मध्य प्रदेश में आता है, बिल्कुल कॉर्नर पर आता है विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ललितगिरी आता है जजपुर के अंदर उड़ीसा में, और रत्नागिरी आता है जजपुर उड़ीसा के अंदर। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि उदयगिरी भी उड़ीसा में आता होगा, जजपुर में नहीं। उदयगिरी कम्स अंडर मध्य प्रदेश एंड विदिशा डिस्ट्रिक्ट। गुप्त पीरियड के दौरान इसको बहुत ज्यादा पैट्रोनेज मिला था, गुप्त पीरियड के दौरान इसको बहुत ज्यादा पैट्रोनेज मिला था, इस बात का ध्यान रखना। इसके अंदर गुप्त का मेंशन नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें 4th और 5th सेंचुरी का आपको देखने को मिलेगा, 1st से 9th सेंचुरी एंड 5th से 12th सेंचुरी। अब ऐसा नहीं है कि ये क्रोनोलॉजिकली डिस्टर्ब तरीके से लिखा गया है, नहीं। बेसिकली ये जो लोकेशंस थी इन सभी का जो पैट्रोनेज हो रहा था ये पैरेलल चल रहा था। तो ये तीनों एक साथ भी चल रही थी। कभी कभी बीच में मान लीजिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई, ये उस समय ज्यादा प्रोलिफरेट हो रहा था, कभी कभी ये बीच में और ज्यादा फेमस हो गया था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। तो बाकी चलने में तीनों आपस में पैरेलल ही चल रहे थे। तीनों जो लोकेशंस है इनमें जो बुद्धिज्म का जो वर्चस्व है वो लगभग पैरेलल ही चल रहा था। नाउ अब रॉक कट केव्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम चंद्रगुप्त 2 की बात करेंगे उसमें उदयगिरी आएगा, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज ललितगिरी, और इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्टूपास, मोनेस्ट्री रुइंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ब्रोंज, टेराकोटा सील्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपके लिए प्रीलिम्स के आधार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल कई बार आ जाते हैं। मैसिव स्टूपास, मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्सेस, बुद्ध इमेजेस, स्टोन इंस्क्रिप्शन, स्कल्पचर, पैनल्स, ये तमाम तरह की चीजें आपको यहाँ मिलती है। रत्नागिरी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, दिस इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स इन उड़ीसा, ये सबसे बड़ा कंसिडर किया जाता है। वज्रयाना एंड महायाना इन्फ्लुएंस हिल टॉप साइट विद फोर्टिफाइड मोनेस्ट्रीज। यहाँ पर वज्रयाना और महायाना यहाँ पर आएगा।
ओके, रत्नगिरी के अंदर वज्रयाना और महायाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उदयगिरी के अंदर दूसरे हरिहरा स्कल्पचर, विष्णु रिलीफ्स, ये सभी इसके अंदर मिलता है। लेकिन जब हम तीनों को कंपाइल कर देते हैं, उदयगिरी, ललितगिरी और रत्नगिरी, तीनों को मिला के जब हम बात करते हैं, तब ऐसा देखा जाता है कि यहां पर हमने थेरावादा, महायाना और वज्रयाना, इन तीनों का मेजर हमने एक कॉम्पोजिशन देखा है तीनों ही सेक्ट्स का, कि तीनों ही सेक्ट एक जगह आके पढ़ाई कर रहे हैं और एक ही जगह से तीनों जो सेक्ट्स है वो निकल रहे हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा ना। अगर हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी की इसमें बात करें हम, तो इसमें देखिए सेंटर्स ऑफ लर्निंग कंपेरेबल टू नालंदा एंड विक्रमशिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अभी तक नालंदा वी ऑल नो दुनिया के अंदर बहुत ही फेमस एजुकेशनल हब के नाम से जाना जा चुका है। जब उसी के स्तर का, उसी लेवल पर जब एजुकेशनल हब हमको कुछ मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो साइट्स है, ये जो 3 इंपॉर्टेंट साइट्स है, ये इतने वक्त तक हमसे ओझल क्यों रही, हमारे सामने क्यों अकेडमिकली सामने नहीं आ पाई, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है भारत के इतिहास को के निर्माण करने का, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, नाउ यहां पे एक स्क्रिप्ट थी गंधव्यूह। गंधव्यूह एक स्क्रिप्ट थी जो इस पूरे रीजन में मिली थी, उड़िया रीजन में मिली थी, इस वाले रीजन में। यहां से ये जो स्क्रिप्ट है, ये कुछ चाइनीज ट्रेवलर्स चाइना ले गए थे और वहां जाके उसका चाइनीज में ट्रांसलेशन करवाया, और वहां जाकर ये जो पूरी बुद्धिज्म का जो कल्चर है और ज्यादा प्रोलिफरेट हो गया और ज्यादा फैलना शुरू हो गया था चाइना के अंदर, एंड लेटर ऑन जापान के अंदर, कोरिया के अंदर। तो इसलिए ये साइड और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंस्क्रिप्शंस लाइक श्री चंद्रदित्य विहारा, श्री चंद्रदित्य विहारा शोज ऑर्गेनाइज मोनेस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पूरी तरह से यहाँ जो मोनेस्टिक लेवल पर जो प्रशासन काम करता था, जिस तरह का इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एस्पेक्ट थे, हर चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा गहरे से समझने को मिलती है, और काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें यहां पर चलती थी। ऑल राइट, नाउ सोशो कल्चरल अगर इनसाइट की अगर हम बात करें, तो इट इज द रिलीजियस प्लूरैलिटी, राइट, क्योंकि हमने इसमें देखा महायाना है, वज्रयाना है, थेरावादा है, तो ये रिलीजियस प्लूरैलिटी, को एग्जिस्टेंस ऑफ थेरावादा, महायाना, वज्रयाना। कई बार क्या होता है कि जब कोई धर्म होता है, धर्म के भी कई ऐसी ब्रांचेस निकल जाती हैं, जिसका फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो उसके अंदर प्रोटेस्टेंट एथिक्स, राइट, एंड देन उसके बाद कैथोलिसिज्म, देन जेहोवास कल्चर, है ना, जेहोवास वर्शिपिंग, अभी अलग अलग सेक्ट्स हैं। अगर आप हिंदुइज्म में आ जाओगे तो वैष्णव आपको अलग से मिलेगा, है ना, शेवाइट्स कल्चर अलग से मिलेगा, फिर सिखिज्म में चले जाओगे, इस्लाम में आ जाओगे तो आपको शिया, सुन्नी, तो हर धर्म के अंदर कई बार कुछ ब्रांचेस होती हैं, और हमको कई दफा देखने को मिलता है ये ब्रांचेस अपने कुछ मतभेदों की वजह से अलग हो जाती है। जब ये चीज हम यहां पर देखते हैं, तो बुद्धिज्म कितना ज्यादा इनकॉर्पोरेटिंग है, कितना ज्यादा अमेलगमेटेड है अपने कल्चर के अंदर, और यहां पर इस तरह का, भले ही इनके बीच में सैद्धांतिक लेवल पर किसी बात का मतभेद रहा होगा इन सेक्शंस के बीच में, बट फिर भी ये कितना बड़ा सेक्युलर का सिंबल है, साइन है धर्मनिरपेक्षता का, कि यहां पर तीनों ही रिलीजन साथ में पढ़ाई होती थी, और साथ में जिसको जिस तरह के सेक्ट की पढ़ाई करनी है उसको उसमें ढाल दिया जाता था। सो द पॉइंट इज कि रिलीजियस प्लूरैलिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमको इसमें देखने को मिलता है, राइट। सो यहां पर फीमेल पैट्रोनेज भी रहा है। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आप याद रख सकते हो। सो ये मेंस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फैक्चुअली प्रीलिम्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ऑल राइट, अभी हम इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इसलिए बिकॉज कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस हमने देखा है कि इंडिया का बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म वैसे तो चाइना के अंदर, जापान के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर काफी हद तक इसको, नेपाल के अंदर काफी हद तक इसको सिंबॉलिकली कल्चर का हिस्सा है वो, बट इंडिया के अंदर बुद्धिज्म हैज बिकम अ न्यू सॉफ्ट पावर। आज आप देखिए, जब भी देश के प्रधानमंत्री जब भी साउथ एशियन कंट्रीज में जाते हैं, फिर एशियन कंट्रीज में जाते हैं, जापान, चाइना, साउथ कोरिया में, तो वहां जाकर वो भारत और उन देशों के बीच में एक सबसे कॉमन लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं थ्रू बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म हैज बिकम अ न्यू सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। यहां पर मैंने कुछ फोटोज भी लगाए हैं, हमको देखने को मिलता है कि कुछ भी मेजर डील्स होती है तो उसको पर्सनल लेवल पर ले जाने के लिए, रादर देन टेकिंग इट एज अ फॉर्मेलिटी, एक फॉर्मेलिटी नहीं हो, एक ऑफिशियल मीट नहीं हो, उसको पर्सनली लेने के लिए, हर डील को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से आगे प्रोसीड करवाने के लिए कई बार हमको हिस्टोरिकल कल्चरल लेवल पर कुछ कॉमनैलिटीज लेकर आनी पड़ती है, और वो भारत का सबसे बड़ा बेस है व्हेन इट कम्स टू बुद्धिज्म, राइट। सो इंडिया का सॉफ्ट पावर ये बन चुका है, इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का कारण ही बन चुका है, और इसी वजह से इंडिया के अंदर, इंडिया के जो संबंध है जापान के साथ, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान के साथ, ये संबंध बुद्धिज्म के आधार पर और ज्यादा मजबूत होते हमको दिखते हैं, राइट। सो इट डेमोन्स्ट्रेट्स इंडियाज लीगेसी एज अ नॉलेज एंड कल्चरल इंक्यूबेटर, राइट।
अब ये जो ऐसी कुछ एक्सकवेशन जब भी हमारे सामने आती है, जब भी हम इस तरह की एएसआई जब भी इस तरह के एविडेंस सामने निकालता है, तो इससे ये बात बार बार मजबूत होती रहती है कि पौराणिक समय से या फिर एंशिएंट इंडियन समय में इंडिया वाज द हब ऑफ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो दुनिया भर से लोग, जैसा कि आर्टिकल में दिखाया था मैंने, कि तकरीबन 22 देशों से कई तरह के ट्रैवलर्स, कई तरह के लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे और दोबारा अपने अपने अलग अलग जगहों पर जाके उसका कल्चरल डिफ्यूजन करते थे, राइट। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। छोटा सा लेक्चर था, इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ये आपके प्रीलिम्स के नजर से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।